मैं अंबिकानाथ मिश्रा, आईजी कम पीसीएसी ईस्टर्न रेलवे, अपार हर्ष के साथ सूचित करना चाहता हूं कि आरपीएफ एमडीएसटीआई ईस्टर्न रेलवे काचरापाड़ा के द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब और टेलीग्राम के माध्यम से एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से प्रतिभागी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी के बारे में सुगमता से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और सीबीटी पैटर्न से अवगत होंगे। इस शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए आवश्यक लिंक मेट्रो रेलवे, सीएलडब्ल्यू और ईस्टर्न रेलवे के अन्य डिवीजन को सर्कुलेट किया जा चुका है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिए गए वीडियो को सभी प्रतिभागी ध्यान से देखें और सीबीटी पैटर्न को फॉलो करें। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। आरपीएफ एमडीएसटीआई आर कचरापाड़ा के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीबीटी एग्ज़ाम जो अपकमिंग आईपीएफ का होने वाला है उससे संबंधित देखेंगे कि क्या कुछ सीबीटी एग्ज़ाम कैसे अटेंड करना है, उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, उन सब के लिए पूरा डिटेल वीडियो आपके लिए लेके आया गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको वो सारा चीज़ समझ में आ जाना चाहिए जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कन्वे करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप ये ध्यान देंगे कि 3 नवंबर के दिन जो है आपको एक मेल आया होगा rpf@onlineregistration.form.org से। इसमें एक लिंक प्रोवाइड किया गया है। लिंक जब देखेंगे तो नीचे प्रोवाइड किया गया है लिंक, जहां आपका सेंटर वगैरह सारा चीज़ डिस्कशन किया गया है और यहाँ पर मॉक टेस्ट का एक लिंक दिया गया है। इससे आप समझ जाएंगे उसमें सारी चीज़ें क्या कुछ हैं उसके बारे में। तो जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं खुलेगा और वो एक पॉपअप आपका खुल गया। इसमें लिखा हुआ है क्या, इंटरनल आरपीएफ प्रमोशन एग्ज़ाम आईपीएफ सिलेक्शन का सैटरडे 6 नवंबर को यह मैंने खोला है। और इसमें सबसे पहला चीज़ जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट इंग्लिश में है। अब किसी परीक्षार्थी को इसे हिंदी में इंस्ट्रक्शन पढ़ना है तो वो इसे हिंदी कैसे करेगा। तो हिंदी करने के लिए उसे यहाँ पर देखिए दाहिने साइड में आपको एक इंग्लिश लिखा हुआ टैब दिख रहा है। इस टैब पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यह 2 भाषा आपको चुनने कहेगा, या इधर इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश तो है ही, आप जैसे ही हिंदी चुनेंगे तो यह अपने आप हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं यह हिंदी में ट्रांसलेट हो गया है। क्या लिखा हुआ है, उम्मीदवारों के लिए निर्देश। क्या निर्देश है कि एक ही खंड में परीक्षा होगा जिसमें कि 100 प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र के बारे में क्या बता रहा है कि परीक्षा की अवधि जो है वो 90 मिनट्स की होगी, मतलब 1.5 घंटे की। पूर्णांक इसका 80 है। प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी भाषा में 100 प्रश्न है। प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न इस प्रकार होंगे। पहले राजभाषा, नीति और नियम से 10 सवाल रहेंगे। सामान्य जागरूकता से 10, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क बुद्धि से 10 और व्यावसायिक ज्ञान जो प्रोफेशनल स्किल है या नॉलेज है उससे 70 सवाल रहेंगे। इसके बाद जो है कुल 100 प्रश्न तो रहेंगे लेकिन 80 ही प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। कालानुक्रमिक क्रम में उत्तर दिए गए 80 प्रश्नों का मूल्यांकन होगा। अतिरिक्त उत्तर दिए गए प्रश्नों का मूल्यांकन नहीं होगा। इस लाइन को थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए 100 सवाल है, आप पूरे 100 सवाल लिख करके आ जाते हैं तो आपके शुरू से जो है 1 से 80 तक का सवाल ही जांचा जाएगा। 80 से 100 के बीच जो 20 सवाल आपने हल किया है वो आपका जांच नहीं किया जाएगा। इसके बाद जो है क्या कहता है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए उम्मीदवार को 1 अंक मिलेगा। गलत उत्तर के लिए कोई ऋणात्मक अंकन नहीं है। रूल 70 में क्या है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। वहीं रूल 72 में क्या है, निगेटिव मार्किंग है। तो इस लेकर के निगेटिव मार्किंग आप लोगों को नहीं है। आप 80 के 80 सवाल अटेम्प्ट करिए। जो सही होगा उसका 1 नंबर मिलेगा और जो गलत होगा वो नंबर नहीं मिलेगा, ना ही माइनस मार्किंग है। इसके बाद आते हैं कि यदि प्रश्न के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच कोई मेल नहीं है तो अंग्रेजी संस्करण सही होगा। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी आपको क्वेश्चन में डाउट हो उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहला काम यही करना है कि इंग्लिश वर्जन को पढ़ लेना है। तब जा कर के देखिएगा कि उसमें इंग्लिश वर्जन का क्या उत्तर निकलता है वही उत्तर सही माना जाएगा। अब आपको प्रश्नों के उत्तर देते समय क्या कुछ सावधानी बरतनी है। पहला है, किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको उस विकल्प पर क्लिक करना होगा
जो आपको उचित लगता है। जैसे आपको विकल्प दिया रहेगा ABCD, उसके आगे ऐसे बिंदी बनाने के लिए होगा, तो जो आपको सही लगता है उस पर क्लिक करेंगे तो वो डार्क कलर में वो क्लिक हो जाएगा, मतलब वो आपका टिक आउट हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है कि जिस विकल्प पर क्लिक किया गया है उसे स्पष्ट हाईलाइट किया जाएगा और इसे उस प्रश्न के लिए आपके द्वारा उत्तर माना जाएगा। मतलब जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा और वह उत्तर माना जाएगा। आगे जो कुछ डेमो क्वेश्चंस हैं उस पर हम लोग इसको सीखेंगे। यदि आप प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो आप उस प्रश्न के किसी भी विकल्प पर क्लिक नहीं करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जमा करने से पहले आप प्रश्नों की समीक्षा के लिए उन्हें बुकमार्क कर सकते हैं। मतलब बुकमार्क करना है रिव्यू करने के लिए कि आपको कौन से किसी सवाल में डाउट है तो आप उसका मान लीजिए उत्तर दे दिए हैं और उसको बुकमार्क टिक कर दीजिए, तो क्या होगा, उसका एक अलग कलर बॉक्स बन जाता है, आप उसको फिर से रिव्यू कर सकते हैं। फिर है उत्तर सेव करने के लिए उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से लेफ्ट माउस क्लिक करना होगा। उत्तर सेव करने के लिए आपको लेफ्ट माउस क्लिक करना होगा। आप प्रश्नों के बीच या तो पिछला अगला पर क्लिक करके सीधे प्रश्न संख्या पर क्लिक करके नेविगेट कर सकते हैं, जो खंडवार सारांश रिपोर्ट में उत्तर दिए गए, उत्तर न दिए गए, बुकमार्क किए गए रूप में प्रदर्शित होते हैं। सीधा सा बात है, आप ऐसे लेफ्ट क्लिक करके लेफ्ट जा सकते हैं, मतलब प्रीवियस पे जा सकते हैं, और फिर ये नेक्स्ट होगा तो नेक्स्ट पे जा सकते हैं, या सीधे प्रश्न संख्या पर क्लिक करेंगे तो आप उस प्रश्न संख्या पर पहुंच जाएंगे। अब देखिए समीक्षा और जमा करने के बारे में, रिव्यू और कैसे आप उसको सबमिट करेंगे। जब भी उम्मीदवार अगला पिछला नेक्स्ट प्रीवियस पर क्लिक करते हैं तो उत्तर सेव होते हैं। उम्मीदवार सबमिट जमा करे पर बटन पर क्लिक करने से पहले ही अपनी पसंद के विकल्पों में बदलाव कर सकते हैं। मतलब आपको मान लीजिए कि किसी सवाल में A ऑप्शन दिया है लेकिन आपको लगता नहीं इसको चेंज करके C करना है, तो C पर क्लिक कर लीजिए, वो सेव हो जाएगा। परीक्षा शुरू होने के समय के 75 मिनट बाद केवल अंतिम प्रश्न पर डन बटन दिखाई देगा। मतलब जो डन बटन है वो 75 मिनट बाद आपको अंतिम प्रश्न पर डन दिखाई देगा। इसके बाद आपको प्रश्न पत्र जमा करने के लिए डन पर क्लिक करना होगा और 90 मिनट के बाद उम्मीदवार किसी भी प्रश्न को करने या उनके उत्तरों को जांच करने में सक्षम नहीं होंगे। इसके बारे में बताया गया है। आगे देखिए, उम्मीदवार को निम्न में से किसी भी कारण से केंद्र प्रभावी द्वारा प्रतिबंधित या अयोग्य घोषित किया जा सकता है। सबसे पहले अगर आप अशांति करते हैं, दूसरा प्रतिरूपण, किसी के लिए परीक्षा देने का प्रयास करते हैं, काउंटरफिट करते हैं या किसी के बदले में एग्जाम देने के लिए बैठते हैं, परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार से सहायता देना प्राप्त करना, उम्मीदवारों के बीच या बाहरी लोगों के साथ किसी के रूप में बातचीत, इशारा या अशांति उत्पन्न करना, परीक्षा कक्ष में सीट / प्रश्न पत्र बदलने का प्रयास करना, ये सारी चीज़ों में भी आपकी उम्मीदकारिता जो है या उम्मीदवारी जो है वो क्या की जाएगी, अयोग्य घोषित कर दी जाएगी। कंप्यूटर के संचालन के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करना या सिस्टम में हस्तक्षेप करना, इससे भी आपकी उम्मीदवारी कैंसिल हो सकती है। निरीक्षक की अनुमति के बिना परीक्षा केंद्र छोड़ने पर भी आपकी अनुमति अयोग्य हो जाएगी। कैलकुलेटर, सेलफोन, स्मार्ट घड़ी, कागज के टुकड़े, इलेक्ट्रॉनिक डायरी, घड़ी, अलार्म, सुनने का उपकरण, रिकॉर्डिंग या फोटोग्राफी उपकरण या अन्य कोई अनाधिकृत उपकरण जैसी निषिद्ध वस्तुओं का उपयोग करने की भी अनुमति आपको नहीं है। 7वां कहता है, परीक्षा केंद्र से परीक्षा प्रश्न या परीक्षा प्रतिक्रिया किसी भी प्रारूप में ले जाने का प्रयास करने में भी आपको क्या होगा, निलंबित कर दिया जाएगा। 8वां कहता है, निरीक्षक या परीक्षा केंद्र के कर्मचारियों के निर्देशों का पालन न करना। 9वां है, निरीक्षक या परीक्षा केंद्र के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करना। 10वां है, उम्मीदवार को कोई भी संदेहास्पद कार्य जो पर्यवेक्षक की राय के अनुसार परीक्षा के दौरान अनौचित्य की भावना पैदा करता है तो भी आपको परीक्षा के परिणाम के लिए अनुमानित साधनों का सहारा लेना या परीक्षा आयोजित करने के लिए विधिवत अधिकृत किसी व्यक्ति को किसी भी तरह से प्रभावित करने का प्रयास करना एक गंभीर अपराध माना जाएगा। ऐसे मामले में परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की सूची से उस उम्मीदवार का नाम हटा दिया जाएगा और आगे भी ऐसे उचित समझा जाएगा कि उम्मीदवार के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मुख्य प्रॉक्टर उम्मीदवार द्वारा किए गए किसी भी दुर्व्यवहार के लिए उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र से बर्खास्त करने हेतु अधिकृत है
और उसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। लास्ट में 12वां कहता है, उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वो किसी भी प्रकार का दुराचार न करे, क्योंकि सीसीटीवी के माध्यम से पूरी परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी की जाती है और इसे रिकॉर्ड किया जाता है। आपको शुभकामनाएं हैं। यहाँ पर मैंने निर्देश को पढ़ा और समझा है, मैं सहमत हूँ। जब आप अपने साथ मोबाइल फ़ोन आदि कोई प्रतिबंधित वस्तु परीक्षा हॉल में नहीं ले जा रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि निर्देशों का पालन नहीं करने की स्थिति में मुझे परीक्षा देने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सबमिट का बटन डार्क ब्लू हो जाएगा और आप सबमिट पर जब क्लिक करेंगे तो ये आपको क्वेश्चन पेपर देखिए सेक्शन 1 होगा। यहाँ पर 20 सवाल का ही सेट बनाया गया है, 30 मिनट का समय दिया गया है। तो उसके बाद आप स्टार्ट द टेस्ट करेंगे। स्टार्ट द टेस्ट करते ही देखिए आपको यहाँ पर इस तरह का पैनल खुल जाएगा। इस पैनल में क्या कुछ लिखा है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर में आप देखेंगे IPF सिलेक्शन के लिए है और ये डमी है। आपको सैटरडे को खुल रहा है। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम डे का फोटोग्राफी यहाँ पर दिखेगा, आपको रजिस्ट्रेशन वाला फोटोग्राफी यहाँ दिखेगा, टाइम आपको यहाँ पर दिखता रहेगा और कैसे कम हो रहा है। यहाँ पर आपको बुकमार्क का ऑप्शन दिख रहा है, साथ ही साथ यहाँ क्वेश्चन नंबर दिख रहा है। यहाँ पर समरी दिख रहा है कि आप 20 सवाल में से क्या कुछ आंसर किए हैं। आंसर करेंगे तो आपका ये ग्रीन कलर का बन जाएगा, आंसर करके बुकमार्क करेंगे तो गोल्ड कलर का ब्लू बनेगा, आंसर किए बिना बुकमार्क करेंगे तो रेड कलर का ऐसा बनेगा और आंसर नहीं करेंगे तो ये ग्रे कलर का जो है या मटमैले कलर का जो है इस तरह का चिन्ह बना रहेगा। और यहाँ पर आपको सेक्शंस का पूरा समरी दिखेगा, आपका किस क्वेश्चन में कौन सा अटेम्प्ट किया है। आइए देखते हैं। सबसे पहले सुसवा किसकी सहायक नदी है। यहाँ पर जो भी सवाल दिए हैं उसका आंसर जो मैं दे रहा हूँ वो सिर्फ डमी बेस में दे रहा हूँ। ये यहाँ पर सिर्फ आपके सिखलाई के लिए यह है, तो इसमें भी उत्तर की गलत होने की संभावना है, तो इस लेकर के आप ध्यान दीजिएगा, उत्तर पर ध्यान नहीं दीजिएगा। यहाँ मैं आपको प्रोसेस समझाने की बात कर रहा हूँ कि किस प्रकार से एग्ज़ाम में आपको CBT में अटेंड करने पर क्या कुछ चेंजेस होते हैं, क्या कुछ आपको उसमें सावधानियाँ रखनी है। तो जैसे मान लीजिए सुसवा किसकी सहायक नदी है, मुझे यह सही लगता है कि रामगंगा इसका सही उत्तर होगा। जैसे ही मैं रामगंगा पर टिप करता हूँ तो यहाँ देखिए 1 नंबर जो था वो ग्रीन हो गया, मतलब आंसर्ड वाला जो है सिंबल आ गया। आइए दूसरे सवाल पे यहाँ नीचे देखिए आपको क्या है, नेक्स्ट है, क्लियर रिस्पॉन्स है, डन बटन नहीं दिख रहा है। डन बटन आपको 75 मिनट्स दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको कुछ थोड़ी देर बाद दिखेगा डन का बटन। उस डन को हम लोग आने के बाद चेक करते हैं। फिर नेक्स्ट करेंगे तो आपको दूसरा सवाल आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। अब इसमें लिखा हुआ है गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर। हमको नहीं पता है, हम इसको आंसर को बाद में करना चाहते हैं। तो हम इसको मान लीजिए कि यहाँ बुकमार्क का जो सेक्शन है, इस बुकमार्क के सेक्शन से इसको बुकमार्क कर देते हैं। जैसे ही इसको बुकमार्क करिएगा आप तो देखिए ये यहाँ पर आपको एक सिंबल आ गया नॉट आंसर्ड और बुकमार्क वाला, रेड वाला। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं इस सवाल के लिए। फिर यहाँ देखिए आपको 3 बटन दिखने लगा, प्रीवियस से प्रीवियस पे जाइए, नेक्स्ट से नेक्स्ट पे जाइए। और अगर आपको क्वेश्चन पे जाना है तो इसको जिस क्वेश्चन पे जाना है उस क्वेश्चन पे यहाँ से इस एरिया में टच कर देंगे तो डायरेक्ट आप उस क्वेश्चन पे पहुँच जाएंगे। फिर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट करते हैं, तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल जो है वो है पहाड़ चोर उपन्यास के लेखक कौन है। अब ये पहाड़ चोर उपन्यास के लेखक आपको पता नहीं है, तो अगर नहीं पता है तो आप इसका आंसर बुकमार्क में बाद में भी नहीं कर सकते, आपको याद नहीं आएगा तो आप इसको छोड़ रहे हैं। तो क्वेश्चन को जैसे ही आप छोड़िएगा, नॉट आंसर्ड करिएगा तो इस तरीके का ही बॉक्स रहेगा। तो आप जैसे ही नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो चौथा सवाल खुल जाएगा, लेकिन आपका देखिए तीसरे सवाल में क्या हुआ, नॉट आंसर्ड वाला ही बॉक्स रह गया है। तो ये सारी चीज़ें, ये कलर जो कॉम्बिनेशन है ये आपको परीक्षा हॉल में काफ़ी मददगार साबित होगा। डायरेक्टली आप उस सवाल पर पहुंच सकते हैं जिसको आपको फिर से रिव्यू करना है, आंसर करना है या छोड़ना है। अब जो सवाल आया है वो सवाल है भारत का प्रथम वन महाविद्यालय 1878 में कहाँ स्थापित हुआ। तो मान लीजिए इसका सही उत्तर क्या है, FRI देहरादून है। मैंने जब इसको टच किया तो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर ग्रीन सिंबल बन गया है। अब एक सवाल मान लीजिए कि हमको इसी में डाउट हो रहा है कि नहीं FRI देहरादून हो सकता है या FTI देहरादून हो सकता है, ये दोनों में से कोई है। तो अब इस समय आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं चल रहा है कि आप इसको क्या सही करें, लेकिन आपको लगता है कि इसी दोनों में से सही उत्तर है और आप उसको बाद में भी रिव्यू करना चाहते हैं। तो आप जैसे ही इसको मान लीजिए बुकमार्क करते हैं,
देखिए तो यहाँ बुक मार्क करने के बाद एक सिंबल बन गया है यहाँ पर। कैसा? आंसर तो आपने किया है लेकिन उसको बुक मार्क करके रखा है। चौथा, तो इस तरीके से आप चारों सिंबल जो ऊपर दिया हुआ है उसको आपने समझ लिया होगा कि किस कंडीशन में कौन सा सिंबल बनेगा। अब मैं फटाफट जो है सारे सवालों को जो भी है उसको टिक करने की कोशिश करता हूँ। पांचवा सवाल आ गया है। पांचवा सवाल मैं बिना पढ़े हुए टिक कर रहा हूँ इसको। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? उत्तरकाशी में भी इसका आंसर हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आइए, फिर है डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल निम्न में से कौन से स्थान पर स्थित है? पता नहीं है, मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ। नेक्स्ट आइए, 7वें नंबर सवाल पर हम लोग चलते हैं। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? क्या ये नरेंद्र नगर, देहरादून, रुड़की या मसूरी में है? तो देहरादून मानता सही उत्तर है इसका, तो मैं देहरादून टिक कर दे रहा हूँ। फिर आइए, आपको सिडकुल का फुल फॉर्म पूछा है। स्टेट जो है स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, यहाँ पर ये कर दीजिए बी, मैंने इसका आंसर टिक कर दिया। आइए आगे चलते हैं 9वें सवाल पर। समस्त मध्य हिमालय में प्रथम ऐतिहासिक राजवंश। तो इस तरीके से जो भी आपको सही लगता है आप उसको क्लिक करते हुए जाएंगे, नेक्स्ट करते हुए जाइए। इस सवाल का उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी तो मैं बुक मार्क कर लेता हूँ, बाद में इसको देखेंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं, फिर लिखा है किसी श्री क्षेत्र किसे श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो ये हमको पता नहीं है, लेकिन मेरे को फर्स्ट चांस में मान लीजिए कि उत्तरकाशी लगा, तो और फिर मैं इसको बुक मार्क कर देता हूँ कि बाद में रिव्यू करूँगा। फिर नेक्स्ट आते हैं, किसे कुमायूं केसरी के नाम से जाना जाता है? नहीं पता, नेक्स्ट कर लिया हमने। फिर आइए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL बेल कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी, कोटद्वार, हरिद्वार, ऋषिकेश, तो उत्तरकाशी मैंने टिक कर दिया। फिर आइए नेक्स्ट कर लेते हैं। 14 नंबर सवाल आ गया, बैकुंठ चतुर्दश मेला आयोजित हुआ तो कहाँ होता है? क्या ये श्रीनगर, देवप्रयाग, हरिद्वार या अल्मोड़ा है? तो मैं हरिद्वार टिक कर देता हूँ यहाँ पर। फिर आपको आगे आइए, नेक्स्ट मद महेश्वर निम्न में से एक है? पंच प्रयाग, पंच केदार, पंच बद्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जवाब नहीं पता है तो हम इसे छोड़ देते हैं। फिर 16 नंबर सवाल, हिमालय परिचय गढ़वाल के लेखक कौन है? ये भी नहीं पता, लेफ्ट कर देते हैं। फिर आते हैं अगले सवाल पर, 17 नंबर, फूलों की घाटी की खोज किसने की? तो इट मे बी फ्रैंक एस स्मिथ, तो इसको टिक कर लिया हमने। फिर आपको टिक कर लेते हैं। 18 नंबर सवाल पर चलते हैं कि निम्न में से कौन सा नगर रेल मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है? तो जो ऋषिकेश का एरिया जो है वो इससे नहीं जुड़ा हुआ है, तो ऋषिकेश को डाल दिए यहाँ पर उत्तर। लेकिन फिर हमको लगा नहीं, थोड़ा सा रिव्यू बाद में करना है हमको, तो बुक मार्क से इसको कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सवाल 19 नंबर पर, कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है? नहीं पता, छोड़ दिए। फिर आइए, कट्टार मल मंदिर में मुख्य रूप से पूजा की जाती है शिव, विष्णु, सूर्य, दुर्गा की, तो शिव का कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आपको मैंने जल्दी जल्दी सारे सवाल कर लिए, लेकिन मुझे यहाँ डन बटन नहीं दिख रहा है। डन बटन का सिंबल अभी तक नहीं आया है, वो कब आएगा? 75 मिनट्स के बाद। तो यहाँ पर देख लीजिए कि 90 मिनट के एग्ज़ाम में 75 मिनट्स पे आ रहा है, तो 30 मिनट के एग्ज़ाम में कहाँ पर आएगा? तो ये ऑब्वियसली है 20-22 मिनट के बाद जो है बाद ही यह डन बटन यहाँ पर आएगा। तो हम थोड़ा देर इंतज़ार करते हैं, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं इसमें कि अब मान लीजिए आपको ये तो सेक्शन पूरा दिख गया कि आपने 20 सवाल कैसे हल किए, क्या क्या सिंबल आपको दिख रहा है। इसका ऊपर में आपको यहाँ पर समरी भी दिख जाएगा कि 20 सवालों में से आपने 9 उत्तर किए हैं, 3 ऐसे उत्तर किए हैं जो बुकमार्क में हैं, 2 आपने आंसर नहीं किए, सिर्फ बुकमार्क किए हुए हैं, 6 आपने क्वेश्चन छोड़े हैं। मतलब आपका अटेम्प्टेड कितना होगा? 9 + 3 कहिए तो 12 सवाल आपका अटेम्प्टेड माना जाएगा। बाकी 8 सवाल जो है, थोड़ा यहाँ देखते हैं, 9 3 12 जो है ये 12 सवाल अटेम्प्टेड हो जाएगा और 6 2 8 सवाल आपका लेफ्ट हो जाएगा। जब जोड़ेंगे तो टोटल 20 हो जाता है। अब आप बुकमार्क वाले सवाल जो हैं 3, उसको आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्रीवियस करके भी जा सकते हैं। जैसे कि 18 पर जाने के लिए आपको 2 बार प्रीवियस करना पड़ेगा, तो ये इतना क्या है, ये आपका समय इसमें जाएगा। फिर प्रीवियस क्लिक करेंगे तो ये 18 पर लेके गया आपको, जो आपने बुकमार्क कर रखा है। तो आपको लगता है कि नहीं इसका ऋषिकेश सही उत्तर है, तो आप यहाँ से बुकमार्क हटा दीजिए,
तो देखिएगा जैसे बुक मार्क हटाएंगे वो ग्रीन हो गया 18 नंबर। अब देखिए अब दूसरा तरीका, जैसे मान लीजिए आपको कि 11 नंबर सवाल पे जाना है, तो सीधा ही आप यहाँ 11 नंबर पर टच करेंगे तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं टच कर रहा हूँ, देखिए 11 पर मैंने टच किया, 11 नंबर सवाल देखिए आपको ओपन हो गया। अब किससे श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो आपको लगा कि नहीं इसका उत्तर मैं हरिद्वार कर देता हूँ और यहाँ से बुक मार्क हटा देता हूँ, तो ये अपने आप जो है देखिए यहाँ पर 11 नंबर सवाल ग्रीन हो गया। अब आप देखेंगे कि इसमें 4 नंबर सवाल पर टिक करते ही आप 4 नंबर पर पहुँचेंगे। आपको लगता है कि नहीं ये यही सही उत्तर है FRI देहरादून, तो आप सिर्फ बुक मार्क से हटा दीजिए। तो इस तरीके से आप ऊपर देखेंगे तो आपके यहाँ पर तीनों सवाल हट गए। अब 12 सवाल आपके अटेम्प्टेड हो गए हैं और 8 सवाल नॉट अटेम्प्टेड हैं और समय बचा हुआ है। तो आपको सवालों को और हल करना चाहते हैं तो जैसे ही किसी, मान लीजिए मैं 12 नंबर पर क्लिक करता हूँ तो सीधे ही मैं 12 नंबर वाले सवाल पर आ जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर देखिए इन सब चीज़ों को करने के बाद जब हल कर लिए आप, तो आप 8 सवाल छोड़ रहे हैं और 12 अटेम्प्ट कर रहे हैं 20 में से, और सोच रहे हैं कि नहीं इतना ही ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। इसके बाद आपको लास्ट में क्या होगा, डन बटन दिखेगा। देखिए अब यहाँ पर डन बटन दिख रहा है, तो इस डन बटन को क्लिक करने पर आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर डन बटन क्लिक करता हूँ। डन बटन क्लिक करते ही आपको एक वार्निंग देगा। वार्निंग में क्या बताएगा कि सेक्शन में 20 सवाल थे, आपने 12 अटेम्प्ट किए, 8 नहीं अटेम्प्ट किए। अगर आपको फिर से जाना है तो गो बैक टू टेस्ट, क्योंकि आपके पास अभी समय बचा हुआ है ये बोल रहा है। और अगर आप श्योर हैं तो आप फिनिश पर यहाँ पर क्लिक करिए। तो मैं यहाँ पर फिनिश पे क्लिक कर रहा हूँ, तो फिनिश पे क्लिक किया। फिनिश पर क्लिक करने के बाद ये दोबारा आपको एक वार्निंग देगा। दोबारा वार्निंग में क्या बोल रहा है कि आपने 12 क्वेश्चन 20 में से उत्तर किए हैं, 8 क्वेश्चन आपने उत्तर नहीं किए हैं और आपने कोई भी आंसर एंड बुक मार्क में आपके 0 क्वेश्चन रहे हैं और यू हैव नॉट आंसर्ड एंड बुक मार्क में 2 क्वेश्चन आपके रहे। मतलब 20 सवालों में 12 अटेम्प्ट किए हैं, 8 नॉट अटेम्प्टेड है। आपको फिर से बोल रहा है कि टेस्ट पर जाना चाहते हैं तो यहाँ से जा कर के और भी चीज़ें आप हल कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपके पास इतना समय अभी बचा हुआ है। लेकिन दूसरे बार में ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे आप फिनिश भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ फिनिश कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ लगता है कि और सवाल अटेम्प्ट करने हैं तो आप गो बैक डायरेक्ट जाके कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फिनिश कर रहा हूँ। फिनिश करने के बाद ये फाइनल वार्निंग देगा आपको, योर लास्ट चांस टू गो बैक टू द इंटरनल। आप यहाँ से अभी भी लास्ट चांस है, आप यहाँ से भी बैक होके जा सकते हैं। वंस यू आर कन्फर्म दैट यू हैव कंप्लीटेड द टेस्ट यू कैन नॉट कंटिन्यू विद द टेस्ट। टू सबमिट यहाँ फिनिश बटन पर क्लिक करें। तो मैं यहाँ पर फिनिश कर रहा हूँ। मैं पूरी तरीके से हूँ कि ठीक है मैंने जो कर लिया सो कर लिया। तो ऐसे फिनिश बटन पर क्लिक करिए। फिनिश बटन पर क्लिक कर आपका क्या होगा, क्वेश्चन पेपर सबमिट हो जाएगा और यहाँ से आपको क्या होगा, एग्जिट बटन आएगा जिससे कि आप उससे पूरी तरीके से बाहर आ जाएंगे। तो इस एग्जिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ब्राउज़र को क्लोज कर देगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि CBT एग्ज़ाम में आपको कैसे इन सब चीज़ों को अटेंड करना है, क्या कुछ कलर कम्बिनेशन है, कैसे क्या कुछ होता है इसमें। सारी वीडियो को, इस वीडियो में सारी चीज़ों को समाहित करने की कोशिश की गई है। आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, समझ में आ गया होगा और मेरी यह मेहनत पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे भी RPF के प्रमोशन से संबंधित जो कुछ जानकारियाँ हो इसमें वीडियोज़ के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ आप RPF MDSTI ER कचरापाड़ा के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा ताकि वहाँ पर जो है आपको टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और उस क्वेश्चंस का डिस्कशन जो है इसी चैनल पर आपके पास किया जाएगा और उस डिस्कशन में ही आपको यह चीज़ बताने की कोशिश की जाएगी कि क्या कुछ सवाल जो है यहाँ से बन सकते हैं और कैसे सवाल आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।